तो सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 30 में आप सबका स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि संग ने एमिट को शैडो डंजन में ला दिया होता है। हालांकि अभी वो उसकी चेन उससे अटैच थी। इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां अशुरा गिल्ड के मेंबर्स को सुहो ने गाड़ियों में बैठा दिया होता है। यहाँ पे सु मिस्टर ली को उठा रहा होता है। मिस्टर ली उठ जाते हैं। सुहो उनसे कहता है डंजन क्लियर हो चुका है, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अपना फोन दे सकते हैं? सुहो तुम ये क्या कह रहे हो, क्या डंजन क्लियर हो गया? इसके बाद हमें सीधा एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। मिस्टर ली संग से कहते हैं सुहो मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने पिरामिड्स फील्ड में हमें बचाया। कोरिया में वापस जाने के बाद भी चलो हम कांटेक्ट में रहेंगे। मिस्टर ली कोरिया में वापस जाने के लिए फ्लाइट का इंतजाम करने के लिए आपका शुक्रिया और मेरे अंकल से कांटेक्ट करवाने के लिए भी। सुहो ने यूजुन को सब बता दिया होता है कि उसके साथ आखिर क्या क्या हुआ। आगे संग मन में कहता है अंकल ने मुझसे कहा है कि उन्होंने हंटर एसोसिएशन में किसी पहचान वाले को रिपोर्ट कर दिया है। शायद मुझे जल्दी हंटर एसोसिएशन जाना पड़ेगा। मिस्टर ली सुहो से कहते हैं लेकिन फिर भी काफी अजीब बात थी सुहो, मॉन्स्टर यस रैंक क्या उससे भी ऊपर का लग रहा था। वहाँ से वापस आना और डंजन का गिरना, हाँ मिस्टर ली ये थोड़ा अजीब तो है, सच में मेरी किस्मत ही थी। संग मन में कहता है मैं इनको नहीं बता सकता कि एमुट के साथ क्या हुआ। आगे हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है। संग एमुट से कहता है आखिर में चेन नहीं गई, तुम इन चेन्स की वजह से शैडो डंजन से बाहर भी नहीं जा पाओगे। अब मैंने तुम्हारे सील को नहीं हटाया तो क्या तुम अपने प्रॉमिस को नहीं रखने वाले? अब कुछ चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओरिजिनल प्रॉमिस मुझे टूम से बाहर निकलने का था। बोले ये चनिया पूरी जगह पे फैल गई है लेकिन मैं पहले से काफी ज्यादा दूर तक जा पा रहा हूँ। उस टूम से तो यहाँ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। संग मन में कहता है क्या बात है, एमुट की तो पूरी वाइब भी चेंज हो गई है। तभी एमुट संग को पकड़ के ऊपर एक जंप लगाता है। ये देख के एसिल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ऊपर एक बिल्डिंग पे आने के बाद एमुट कहता है भले धुंधा धुला सा है पर मैं ग्रेट नेचर को यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। मैं आपको फॉलो करूंगा यंग मोनार्क। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ सुहो जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो सभी को गुड बाय कर देता है। मिस्टर ली मन में कहते हैं संग सुहो वो मॉन्स्टर को समन कर सकता है और यहाँ तक खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन वो बस एक बी रैंक का हंटर है। मुझे अपने गिल्ड से कांटेक्ट करके इस पे नजर रखनी चाहिए। वेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क बहुत समय हो गया जब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। जो गेट कोरिया से कनेक्टेड था वो बंद हो चुका है। मॉस मॉन्स्टर और अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने की वजह से मैं 7 टाइम लेवल अप हो चुका हूँ। वेरू मेरे करंट लेवल पे तुम्हें क्या लगता है कि मेरी रैंक क्या होगी? मुझे लगता है यंग मोनार्क आप एक ए रैंक के हो चुके हैं। वाह मैं एक ए रैंक का हो चुका हूँ, बढ़िया है। लगता है मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब लीमिन संग और इट्रुम के दूतों के खिलाफ हमारा काउंटर अटैक लॉन्च करने का समय आ चुका है। इसके बाद हमें चेवरली गिल्ड में दिखाया जाता है जहाँ गिल्ड के मेंबर बात कर रहे होते हैं कि हमारा गिल्ड सच में बहुत ही ज्यादा ग्रो हो चुका है। हम सभी बस सी रैंक के हंटर है लेकिन अभी हमें इंचियन शहर में भी बी रैंक के गेट के राइट मिल चुके हैं। हाँ और अभी हमारे पास बड़ा ऑफिस भी है। यह सब इस स्टारडस्ट का शुक्र है। इसकी वजह से हम सी रैंक के होने के बावजूद भी बी रैंक के गेट में जा पा रहे हैं। इन दिनों इसे ब्लैक मार्केट में खरीदना भी बहुत आसान हो चुका है। मुझे नहीं पता कि इसको किसने बनाया है पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। क्या ये इतना अच्छा है? मुझे तो ये स्टारडस्ट से कुछ ऑफ लगता है। अरे भाई तुम शुरुआत से ही बी रैंक के हंटर हो, तुम हम कैसे फील कर सकते हैं इसके बारे में नहीं समझ पाओगे। इस बंदे का नाम है किम संगसू। वो आगे कहता है मैंने सुना है कि हंटर एसोसिएशन स्टारडस्ट को यूज करने के खिलाफ लॉ पास करने वाला है। क्या आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। क्या इसका यूज करना बेहतर नहीं है? मेरा मतलब इससे तो और भी ज्यादा गेट्स को बंद करने में हेल्प ही हो रहे हैं ना। तभी यहाँ पे इट्रिम्स के दूत आ जाते हैं। ये लड़का कहता है चिवरली गिल्ड, क्या इस गिल्ड के पास उन गेट्स की राइट से जो इंचियन में अपियर हुए हैं? क्या एक लड़का, हाँ ये चिवरली गिल्ड है पर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे वो गेट्स दो। हाँ तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा मुझे वो गेट्स दो। ये लड़का यहाँ पे सारे सी रैंक वाले हंटर को अपने काबू में कर लेता है। हंटर्स कहने लगते हैं कि मेरे दूत आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। संगसु बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है अरे तुम सब ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम सबको क्या हो चुका है? तुम लोग अचानक से इसके सामने झुक क्यों रहे हो? दूत कहता है तो यहाँ पे वो भी हंटर है जिन्होंने स्टारडस्ट को कंज्यूम नहीं किया। चलो ये भी परफेक्ट है।
है, अब से तुम में से कोई भी कुछ देख और सुनेगा नहीं। हम देखते कि सभी अपनी आँख और कान को बंद करने लगते हैं। संगसु कहता है, अरे तुम सब ये लड़का जो कह रहा है वो क्यों कर रहे हो? दूत कहता है, उस गधे के अलावा भी मैं किसी और ह्यूमन से बात करना चाहता था। हमारे क्रिएटर ने विश किया है कि उस वर्ड को पजेस करे जिसके पास अपना मास्टर नहीं है। हम यहाँ अर्थ पे उनकी विशेष को पूरा करने के लिए आए हैं। आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? पर यहाँ आने के बाद मेरे कुछ सवाल है। क्रिएशन तो वो बीइंग्स है जो क्रिएटर की विशेष को एग्जीक्यूट करने के लिए बने हैं, लेकिन तुम ह्यूमंस ने अपने खुद के डिजायर बनाए और अपने आप से मूव करने लगे। आखिर क्रिएटर के कौन से विशेष को तुम पूरा कर रहे हो? कौन है क्रिएटर? आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सब अभी क्या अभी सभी को पहले जैसा नॉर्मल करो। क्या ये किसी प्रकार का कल्ट रिलीजन है? तुम भले ही एक बच्चे हो, लेकिन तुम ऐसे ही प्रैंक करते रहोगे तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। संगसु की बातें सुन के दूत को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, क्या कल्ट? क्या तुमने अभी मेरे क्रिएटर को गाली दी? दूत संगसु के डैगर को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। ये देख के संगसु बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। इसके बाद दूध एम्पलीफाई करके संगसु को दूर कर देता है। संगसु फिर से दूध पे अटैक करने के लिए आ जाता है, पर दूध उसको एक ही झटके में काट डालता है। हम देखते कि दूध के अटैक से एक और दूसरा हंटर भी खत्म हो चुका है। दूध कहता है, सभी मैं तुम लोगों को फिर से देखने और सुनने की इजाजत देता हूँ। इस जगह को साफ कर देना। दूध बाहर आ जाता है और बाहर हंटर होते हैं। उनको अंदर से आवाज आ गई होती है। वो कहने लगते हैं कि भाई आखिर ये अंदर से आवाज क्या आई थी? दूध इनको भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और इनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे जो कुछ भी देखा है उससे भूल जाओ। आगे वो मन में कहता है, फ्री विल आखिर ये क्या है? सारे क्रिएशन तो अपने क्रिएटर की विशेष को एग्जीक्यूट करने के लिए ही बने होते हैं। हालांकि इस यूनिवर्स के क्रिएशन ने उनके क्रिएटर को अपनी खुद की विल से मार दिया। आगे ये दूत एक इंचॉल के गेट में आ जाता है, या इसको एक मॉन्स्टर दिख जाता है। इन्होंने अभी इसे कैद कर लिया होता है। दूत कहता है, एक मॉन्स्टर नहीं, मुझे इसे डायमेंशनल रिफ्यूजी कहना चाहिए। डायमेंशन क्रैक में घूमते घूमते यहाँ आ गया। अपने घर को खोने के बाद यहाँ ऐसे घूमते रहना ये बहुत दर्दनाक रहा होगा। हमारे गुस्से को बाहर आने की मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। बाहर जाओ और जितनी तबाही मचानी है मचा लो। मेरे क्रिएटर की विश को पूरा करने के लिए मुझे इस दुनिया को और इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था। तो वीडियो आपको कैसा लगा? जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, ये एट्रियम का दूत डंजन के अंदर आ गया होता है और इसने इस मॉन्स्टर को अपने वश में कर लिया होता है और वो इसे अब एक खुले सांड की तरह डंजन के बाहर छोड़ने वाला है। आगे हमें इसे डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ एसोसिएशन के एजेंट कहते हैं, गेट से जो माना आने वाला है ये काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला लग रहा है। अगर बॉस को जल्दी खत्म नहीं किया जाएगा तो डंजन ब्रेक हो जाएगा। इस लोकेशन में मुझे डर लग रहा है और यार एयरपोर्ट में कहीं बहुत ज्यादा डैमेज ना हो जाए। यहाँ पे सीन ऐसा है कि डंजन के अंदर जो हंटर गेट को क्लियर करने के लिए गए थे, एट्रियम के दूत ने ऑलरेडी उनको अपने वश में कर लिया होता है। आगे दूत काबू किए हुए मॉन्स्टर को लेके हंटर के साथ डंजन के बाहर आ जाता है और इन बाहर के हंटर को भी अपने काबू में कर लेता है। इसके बाद दूत हमें पास्ट का सीन बताता है और ये वाला पार्ट जरा ध्यान से सुना क्योंकि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दूत कहता है कि क्रिएशन अपने क्रिएटर की विश को फुलफिल करने के लिए क्रिएट किए गए थे। अगर क्रिएटर को बोर होने लगता तो हम क्रिएशन एक दूसरे के साथ बैटल करते। अगर हमारे क्रिएटर ने हमें कुछ भी करने की विश की तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि वही तो रीजन है जिसके लिए हम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक दिन हमारे गॉड ने हमसे कहा, एक दूसरे डायमेंशन में हम में से एक किन मारा गया है, इसको लो और उस दुनिया की ओनरशिप लो जो बिना मास्टर के है। गॉड्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हमने हमारी दुनिया से असंख्य भरोसेमंद वॉरियर्स को जमा किया और वर्ल्ड विदाउट मास्टर की ओर निकल पड़े। हालांकि डायमेंशन में असंख्य सोल्जर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। इसके ऊपर से जितना ज्यादा एनर्जी डायमेंशनल पोल से जाती उतना वो छोटा हो जाता, तो गॉड के आर्मी को वहाँ पहुंचने में युग लग गए। आखिरकार आर्मी वर्ल्ड विदाउट मास्टर में पहुंच गई। लेकिन वहाँ पे हम देखते कि ये तो वही सीन है जो हमने सोलो लेवलिंग के लास्ट चैप्टर में देखा था, जहाँ जिनो एक पोर्टल के पास आ गया था। तो जिनो इनसे लड़ने के लिए यहाँ पे आया होता है। जिनो को देख के दूत ने कहा था कि हमारी आर्मी का सामना डार्कनेस से हो गया, एक अनंत
एबिस के डार्कनेस, जिन्हों यहाँ पे अपने शैडो आर्मी को समन करता है और इनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। दूत आगे बताता है कि डार्कनेस और उसकी आर्मी का हर एक बींग हद से ज्यादा पावरफुल था, फिर भी डार्कनेस का बस यही एक भयंकर एक्सपेक्ट नहीं था। डार्कनेस से फाइट करते समय जो हमारे सोल्जर मर जाते थे वो करप्ट होके उनके साथी हो जाते थे और हमारे खिलाफ लड़ते थे। जैसे जैसे बैटल चलती रही वैसे वैसे बस डार्कनेस ही पावरफुल होता गया। गॉड की आर्मी डिसएडवांटेज में थी और द वर्ल्ड विदाउट मास्टर के अंदर का शुरू हुआ वार दूसरे डायमेंशन में पुश हो गया। आखिर गॉड की आर्मी डार्कनेस से हार गई और निराश हो गई। तभी गॉड के एक दूत टैल ने एक सजेशन दिया, डार्कनेस अभी अपनी दुनिया वर्ल्ड विदाउट मास्टर में नहीं है। उसके पास बहुत ज्यादा माना होने की वजह से वो आसानी से अपनी दुनिया में वापस भी नहीं जा पाएगा। मुझे वर्ल्ड विदाउट मास्टर में जो लाइफ फॉर्म है उनसे कोई भी माना डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो अगर हम मिस्ट बन का यूज करेंगे तो उस दुनिया को जल्द ही जीत जाएंगे। आगे दूत बताता है कि मिस्ट बन जो थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे। गॉड की विल से उनको यहाँ पे भेजा गया। भले ही उनके माइंड कुछ ले गए थे लेकिन उनके पास होली फायर थी। खैर उनकी पावर बहुत ही ज्यादा वीक थी, लेकिन वर्ल्ड विदाउट माना में उनके एक्सप्लोजन बहुत डैमेज कर सकते थे। गॉड के आर्मी ने माना कि अगर उनका यकीन इस वर्ल्ड विदाउट मास्टर में फैल गया और यकीन करने वालों की संख्या और बढ़ गई तो वो वहाँ पे एक सेंचुरियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और एक मिरेकल हो जाएगा। तो आर्मी टैल की स्ट्रेटेजी से पूरी तरीके से एग्री कर गई। टैल ने तुरंत अपनी एबिलिटी का यूज करके अपनी पावर को 5 हिस्सों में बांट दिया और सबसे कमजोर पार्ट को वर्ल्ड विदाउट मास्टर में भेज दिया। जैसे कि प्लान किया था, डार्कनेस फ्रेगमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया और फ्रेगमेंट सक्सेसफुली वर्ल्ड विदाउट मास्टर में पहुंच गया। लेकिन पहला फ्रेगमेंट जो यहाँ पे आया था उसने एक अनएक्सपेक्टेड चीज को देखा। लाइफ फॉर्म जो वर्ल्ड विदाउट मास्टर में थी उनके पास कोई भी माना नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हो गया। लाइफ फॉर्म के पास माना था, पर कुछ समय के बाद समझ में आया कि इनके पास माना कैटलिज्म नाम के एक इंसिडेंट की वजह से आया। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट ने फैसला किया कि वो दूसरे फ्रेगमेंट के आने का वेट करेगा और वो सक्सेसफुली सेकंड फ्रेगमेंट से भी जुड़ गया। इस दुनिया में वॉर के बीच में अचानक से ऐसा चेंज हुआ, यकीनन ये किसने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था। प्लान में ज्यादा चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ह्यूमन बस इनमें से हंटर को समझना था जिनके पास माना होता है। टैल का फ्रेगमेंट होने के नाते मुझे मेरे मिशन को हासिल करना है, तो इनको अब खत्म होना होगा। हम देखते कि यहाँ एयरपोर्ट में एक मॉन्स्टर आ जाता है, उसके साथ काफी सारे गोब्लिन मॉन्स्टर भी होते हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी से हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट किया जाए। टाइल का फ्रेगमेंट यही पे होता है। वो मन में कहता है ज्यादा अमाउंट में मॉन्स्टर का माना होगा तो हाई रैंकिंग के हंटर दिखाई देंगे। पॉसिबल हो पाया तो मुझे यस रैंक के हंटर की स्किल को कंफर्म करना होगा। तभी पीछे से एक हंटर चिल्ला के हुए कहता है, अरे यहाँ पे डंजन ब्रेक क्यों हुआ है? क्या गेट के पास डिजाइन गिल्ड नहीं था? हंटर को देख के टाइल का फ्रेगमेंट मन में कहता है, क्या ये हंटर है जो एयरपोर्ट में थे? ये सारे के सारे स्टार डस्ट पाउडर की यूजर है। स्टार पाउडर एक एम्पलीफिकर जो मिस्ट बन के फेथ को मेल्ट करके क्रिएट किया जाता है। उनके शरीर में जमा होने वाले थोड़े से फेथ का आमतौर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक बार उनका फेथ टाइल के प्रभाव से बढ़ता है तो उनको काबू किया जा सकता है। टाइल का फ्रेगमेंट इनको भी कंट्रोल में ले लेता है और कहता है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। हंटर हाँ कह के यहाँ से निकल जाते हैं। एक गोब्लिन मॉन्स्टर एक लड़की को स्टैप कर देता है, वो नीचे गिर जाती है। उसके सामने टाइल का फ्रेगमेंट होता है। वो उससे हेल्प मांग रही थी, हालांकि वो कुछ भी नहीं करता और वो मन में कहता है, अपने क्रिएटर यानी गॉड के लिए एग्जिस्ट करते हैं, अपने गॉड की विल्स को फुलफिल करना। तो मैंने यही यकीन कर लिया था कि उनके एग्जिस्ट होने का बस यही एक कारण है। लेकिन ह्यूमंस अपनी खुद की इच्छा क्यों रखते हैं? एक क्रिएशन जो डिजायर्स रखते हैं वो बस उनके क्रिएटर के लिए नहीं होने चाहिए? क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कमजोर ह्यूमन हमसे हायर बींग्स हैं? हम देखते कि इस एयरपोर्ट में सूपी होता है, वो यहाँ पे आ चुका होता है। वो कहता है, अरे यार मैं अभी अभी यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे एक डंजन ब्रेक होके रखा है। एक जायंट मॉन्स्टर एक ह्यूमन पे अटैक कर देता है। सो एक किक मार के उसे दूर पटक देता है और वो ह्यूमन को बचा लेता है। सो उसे कहता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं इस मैजिक बीस्ट को संभालता हूँ। सो बहुत ही तेजी से मॉन्स्टर को काटने लगता है। टाइल का फ्रेगमेंट सो को देख लेता है। उसे देख के वो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। सो को देख के उसे ली विंसन की बात याद आ जाती है। फ्रेगमेंट मन में कहता है, एक हंटर जो ब्लैक मास्क के साथ है, कहीं ये वो तो हंटर नहीं जिसके बारे में ली विंसन ने मेंशन किया था। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। अगला चैप्टर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था
इट्रियम के इस दूत जो कि टाइल का एक सेकंड फ्रेगमेंट है, उसने इस मॉन्स्टर को एयरपोर्ट में छोड़ दिया होता है। मॉन्स्टर यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सुहो आ जाता है और वो बहुत ही तेजी से मॉन्स्टर को काटने लगता है। सुहो मन में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि हंटर एसोसिएशन एक डेंजर ब्रेक को होने दे। जहाँ पे ये गेट होगा वहाँ पे काफी ज्यादा हताहत हो गई होगी। मुझे पहले ह्यूमंस को कैसे भी करके यहाँ से निकालना होगा। सुहो को देख के टाइल का फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है इसकी बॉडी में से मिस्ट बन का कोई भी फेट नहीं दिख रहा, यानी इसने स्टारडस्ट को कंज्यूम नहीं किया है। इसकी मैजिक पावर लीमिंस या उसे थोड़ी सी ज्यादा ही लग रही है। तभी सुहो यहाँ पे मरे हुए मॉन्स्टर पे शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करके उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उनसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों की हेल्प करो जो यहाँ से इवैक्यूएट नहीं हो पाए हैं। सुहो को अराइज करते हुए देख के ये फ्रेगमेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये तो वही अथॉरिटी है जो डार्कनेस ने यूज की थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ पे कोई ऐसा ह्यूमन है जो डार्कनेस की अथॉरिटी को यूज कर सकता है। अगर ये ह्यूमन डार्कनेस से रिलेटेड है तो ये बात सेंस बनाती है कि जो इस ह्यूमन ने हाइना गिल्ड और स्टारडस्ट फैक्ट्री पे अटैक करके हमारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अभी के लिए मुझे मेरे प्रेजेंस को हाइड करने की जरूरत है। इस दुनिया में हमारे एग्जिस्टेंस का इसे पता नहीं लगने दे सकते। तभी फ्रेगमेंट के पीछे से एक ट्रक उड़ के आ रहा होता है और उसकी तुरंत ही बाद ही वो ट्रक का ब्लास्ट हो जाता है। सुहो फ्रेगमेंट को नॉर्मल बच्चा समझ के इसे बचाने के लिए आ जाता है और तभी सुहो के सामने वो सांड आ जाता है जो कि फ्रेगमेंट के कंट्रोल में है। उसे देख के सुहो कहता है क्या यही बॉस मॉन्स्टर है। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क, मुझे इस मॉन्स्टर से इट्रियम की एनर्जी सेंस हो रही है। अच्छा तो ऐसी बात है, इसका मतलब डंजन ब्रेक ये सब इट्रियम का ही किया जा रहा है। तभी बेरू को यहाँ पे किसी की प्रेजेंस सेंस होती है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सेंस क्या है। यकीनन बेरू को यहाँ पे इस फ्रेगमेंट से ही कुछ सेंस हुआ होगा लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है क्योंकि इस फ्रेगमेंट ने अपनी प्रेजेंस को छुपा दिया है। बेरू कहता है क्या मैं चीजों को बस ऐसे ही इमेजिन कर रहा हूँ। बॉस मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देता है। सुहो अपने सारे स्टैट को स्ट्रेंथ में डाल देता है जो कि उसे लेवल 35 पे जाने के बाद मिले थे। अभी सुहो की स्ट्रेंथ 77 हो गई है। सुहो और बॉस मॉन्स्टर का पंच भिड़ जाता है। इसके बाद सुहो उसके मुंह पे एक और पंच जड़ देता है। यहाँ पे फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है क्या ये मुझे बचा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मुझे ये एक नॉर्मल बच्चा समझ रहा है। वैसे इसने डार्कनेस की अथॉरिटी को यूज किया लेकिन ये डार्कनेस के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हालांकि इसका पोटेंशियल अभी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। मैं लकी हूँ जो यहाँ पे मैं इससे मिला। मैं अभी यही इसे खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे अपना चोई जोंग आ जाता है और वो कहता है अरे अरे लगता है मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। कोई ना, चलो अभी से खत्म कर दिया जाए। जो ये बहुत सारे मॉन्स्टर के ऊपर अपने फायर बॉल को लगा देता है और उनको ब्लास्ट कर देता है। यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। फायर बॉल को देख के सुहो अपने मन में कहता है ये तो फायर बॉल है और ये मॉन्स्टर पे अटैक कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा एक ही पल में इतने सारे मॉन्स्टर खत्म हो गए। एक हंटर जो फायर को कंट्रोल कर सकता है, कहीं ये जस्ट रैंक हंटर चोई जोंग तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि इस सांड को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। ये देख के चोई कहता है तुमने उस अटैक को झेल लिया, इससे पता चलता है कि तुम काफी टफ हो। चलो कोई ना, अगर बात ऐसी है तो जरा इससे भी चेक लो। चोई अपने फायर मैजिक से एक फायर बो बना देता है और एक एरो भी। सुहो रास्ते से साइड हो जाता है। चोई मॉन्स्टर के मुंह पे फायर एरो से अटैक कर देता है और ये अटैक हद से ज्यादा पावरफुल होता है। इससे मॉन्स्टर पूरी तरीके से गायब भी हो जाता है, उसकी हड्डियां तक नहीं बचती। चोई कहता है चलो अभी हालात संभल गए हैं। काफी सारे लोग चोई की वाहवाही कर रहे होते हैं। चोई अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे एक यंग बच्चे को देखा था और वो हंटर का पे चला गया जो मेरे आने से पहले यहाँ पे लड़ रहा था। क्या वो बिना क्रेडिट लिए ही चला गया? आखिर उसने ऐसा किया क्यों? सुहो यहाँ पे एक कोने में बैठा होता है। वो अपने मन में कहता है शुक्र है कि वो आ गए। मैं अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं कर सकता, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। यह सब तो ठीक है पर अभी तक की इट्रियम ने बिना किसी को कुछ पता चले हमेशा सीक्रेटली एक्ट किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने कुछ ऐसी जगह पे अटैक कर दिया जहाँ पे काफी सारे लोग हैं। क्या वो कुछ करने का प्लान कर रहे हैं? यहाँ पे हम फ्रेगमेंट को देखते हैं। यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से थर्ड फ्रेगमेंट यहाँ पे आ जाता है। सेकंड फ्रेगमेंट उसे कहता है ओह तो तुम आ गए थर्ड फ्रेगमेंट, तुम्हें देख के काफी ज्यादा समय हो गया। सेकंड फ्रेगमेंट, थर्ड फ्रेगमेंट, ये बॉडी तुम्हें देने से पहले मैं तुम्हें कुछ
कुछ ऊपर ऊपर की बातें बताता हूँ। इस दुनिया में ह्यूमंस उनमें से काफी सारे मैजिक पावर को पजेस करते हैं। उनको हंटर कहा जाता है। हंटर में भी वहाँ पे इस रैंक के हंटर है जिनके पास बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर है, जिनसे हमें सतर्क रहना होगा। साथ ही इस दुनिया में एक ऐसा वेरिएबल है जिससे हमें छुटकारा पाना ही होगा। लेकिन तभी थर्ड फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेगमेंट को रोकता है और वो कहता है, रुक जाओ, बॉडी मिलने के बाद मैं सारी मेमोरीज को देख लूंगा। तुमने तुम्हारी ड्यूटीज को पूरा कर दिया है और प्लान के हिसाब से मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर लूंगा। ये सुन के हम देखते हैं कि सेकंड फ्रेगमेंट थोड़ा सा उदास सा लग रहा होता है। थर्ड फ्रेगमेंट उसे कहता है, सेकंड फ्रेगमेंट क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? सेकंड फ्रेगमेंट कहता है, नहीं कुछ नहीं, अब से सब कुछ मैं तुम पे छोड़ता हूँ। सेकंड फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है, नहीं, पर्सनैलिटी मुझे टेक ओवर करने से मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। क्या मैं इस बात से सैड फील कर रहा हूँ? वैसे भी आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? आखिरकार इस दुनिया में गॉड की विल को फुलफिल करना यही तो टॉप प्रायोरिटी है। ये सब कुछ ग्रेट क्रिएटर के लिए है। थर्ड फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम देखते हैं कि वो अब एक एडल्ट हो चुका है और उसने सेकंड फ्रेगमेंट की सारी मेमोरीज भी पढ़ ली है। देख के फ्रेगमेंट कहता है, ये मेमोरीज जो सेकंड फ्रेगमेंट बता रहा था, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे कोई ऐसा भी बीइंग है जो डार्कनेस की अथॉरिटी को यूज कर सकता है। सेकंड फ्रेगमेंट, तुम्हारा लास्ट डिसीजन गलत था। उससे छुटकारा पाना वेस्ट होगा क्योंकि हम उसे अपने फॉलोअर्स में बदल देंगे, फिर हम भी डेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चोई ने इस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। फिर हमें फ्रेगमेंट को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि थर्ड फ्रेगमेंट ने सेकंड फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और अब वो एक एडल्ट हो चुका है। आगे हमें सुहो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आ गया होता है। वो काफी ज्यादा थका हुआ था। बेरू उसे कहता है, यंग मोनार्क, आप काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। हाँ बेरू, मेरे अंकल ने मुझे बहुत ही ज्यादा लेक्चर दिया है। ये जिन्होंने सुहो से कहा होता है, सुहो अर्थ को प्रोटेक्ट करना ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी पहले है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाता। प्रेजेंट में यहाँ पे सुहो कहता है, मॉम और डैड भी मेरे लिए ऐसी चिंता में होंगे। चलो शैडो डंजन में चले। यंग मोनार्क, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और प्रॉपरली रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट वेट कर लेगा बेरू। मैं यहाँ जल्दी शैडो डंजन में डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए ही आया हूँ। मैं डेली रिवॉर्ड्स को मिस नहीं कर सकता। बेरू अपने मन में कहता है, लगता है ये स्ट्रॉन्गर बनने के एडिक्ट हो गए हैं। आगे सुहो शैडो डंजन में आ जाता है और यहाँ पे आके वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके सामने एक मैसेज आता है कि आपने शैडो डंजन के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। अब यहाँ से डेली क्वेस्ट खत्म हो जाता है। ये देख के सुहो कहता है, क्या डेली क्वेस्ट खत्म हो गया? आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? इसीलिए सुहो को बताती है। यंग मोनार्क, बात ऐसी है कि एमुट ने रात में सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। एमुट कहता है, यंग मोनार्क, मुझे यहाँ जितने भी टारना के सर्वेंट दिख के मैंने उनको खत्म कर दिया, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। मैंने किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा। क्या तुमने इतने सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया? डेली क्वेस्ट के बिना मेरा ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाएगा। यंग मोनार्क, अगर स्ट्रॉन्ग बनना आपकी चाह है तो मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? मैं भी शुरू से कोई स्ट्रॉन्ग बीइंग नहीं था, मुझे बस कैसे ट्रेन करते हैं ये पता है। मैं आपको ट्रेन करूंगा और आपको स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। सुहो के सामने प्रिपरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्गर नाम का एक क्वेस्ट आ जाता है। उसे देख के सुहो अपने मन में कहता है, क्या एक दूसरा डेली क्वेस्ट? खैर, मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही है। सुहो क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है और वो कहता है, चलो क्वेस्ट के लॉग्स को देखते हैं। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन। क्या स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ये रास्ता है? यंग मोनार्क, सिर्फ उतना ही काफी नहीं होगा। ये सब करते हुए आपको मुझे अपने पीठ पे कैरी करना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं डेली क्वेस्ट करते समय तुम्हें कैरी करूं? मुझे लगता है कि अभी की मेरी साइज देख के आपको ये हार्ड लग रहा होगा। चिंता की कोई बात नहीं है यंग मोनार्क। जैसे कि मेरी बॉडी टारना के द्वारा बहुत बार डिस्ट्रॉय और रीजनरेट की गई है, अब मैं अपने बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। एमुट अपने साइज को छोटा कर देता है और वो सुहो से कहता है, और ये ठीक होगा। तो चलिए आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं यंग मोनार्क। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
इसके बाद सुहो अपने मन में कहता है, लगता है मेरे और एमिट की स्ट्रेंथ के बीच का डिफरेंस कुछ ज्यादा ही है, लेकिन बॉन्ड स्किल को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट दी गई है। हम देखते हैं कि सुहो जब लेवल 80 पे पहुंचेगा तभी वो एमिट के साथ अपनी बॉन्ड स्किल को यूज कर सकता है। आगे एमिट सुहो के ऊपर बैठ जाता है और इससे सुहो की तो जान ही निकल जाती है। बाकी सब भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एमिट कहता है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने ये पहले बताया, माफ कर देना। जब मैं अपने आप को स्मॉलर बनाता हूँ तो मैं अपने वेट को रिड्यूस नहीं करता। सुहो अपने मन में कहता है कि अब मुझे इतना सारा वेट लेके पुशअप्स करना होगा। मुझे पहले से ऐसा लग रहा है कि मेरे आर्म्स टूट गए हैं। यंग मोनार्को, मैं जानता हूँ कि ये टफ है, लेकिन आपको होल्ड करना ही होगा। खुद को तोड़ के फिर से रीजनरेट करना, बस यही स्ट्रॉन्ग होने का तरीका मुझे पता है। इसके बाद हमें पाजू फील्ड टाइप डिजन के पास दिखाया जाता है, जहाँ हम ली मिनसन को देखते हैं। वो कहता है, आखिरकार तुम आ गए, आखिर कब तक मुझे करना होगा। हम यहाँ पे एक डिमन को देखते हैं, इसका नाम है मुर्मू और ये स्टारडस्ट फैक्ट्री का ओवरसीयर है। वो कहता है, ह्यूमन, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इस सब का पार्ट हो। चूजन वन ने हमारी गंदी लाइफ को बचाया है। क्या गंदी लाइफ? एक घटिया से डिमन की मेरे लाइफ को जज करने की आखिर हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्या तुम मरना चाहते हो? वो लड़का कहाँ पे है? अब स्टाइल अभी बिजी है। लिम टैंगू जल्दी कोरिया में वापस आएगा, उसे अपना प्रॉमिस कंप्लीट करने को कहो। ह्यूमन, तुम इसका यूज क्यों नहीं करते? मुर्मू मिनसन को फ्लैशबैक कर सीने बताता है, द चोजन वन, वो सेवियर मेरे पहले और शैडो बनार के डीमन रियल्म को डिस्ट्रॉय करने के बाद डीमन रियल्म में अपीयर हुए और मैं डैमेज टनल के क्रैक से पता नहीं कहां से ड्राइव होके वहां पहुंचा। उनका शुक्र है, उनकी वजह से बजर्क पॉइजन यानी स्टारडस्ट डीमन रियल्म में फैलना शुरू हुआ, इसलिए तो हम गद्दार लाडीर परिवार को डिस्ट्रॉय कर पाए। अगर तुम भी उन्हें फॉलो करोगे तो तुम्हें बियॉन्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी, फिर तुम उस लिम टैगू नाम के पर्सन को भी हरा पाओगे। चुप हो जाओ, ऐसे एक्ट मत करो कि तुम्हें सब कुछ पता है। इस रैंक को क्या तुमने हलवा समझ के रखा है? मैं उस चीज को कभी भी यूज नहीं करने वाला। इतना कह के मिसंग यहाँ से जाने लगता है और वो फैक्ट्री से बाहर आ जाता है। वो कहता है, मुझे यह सब तब तक झेलना है जब तक वो लड़का लिम टैगू को खत्म नहीं कर देता। उसके बाद मैं इन सबको हंटर एसोसिएशन में रिपोर्ट कर दूंगा और फिर एसोसिएशन इनका जो करना है वो कर लेगी। मैं सब कुछ पहले जैसा करके ही रहूंगा। मिनसंग यहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि एक हंटर मिनसंग पे नजर रखी हुई है, इसका नाम है मीहो। वो चेयरमैन को बताती है, एसोसिएशन चेयरमैन ली मिनसंग अभी अभी पाजू के फील्ड टाइप डंजन से बाहर आया है। मुझे लग रहा है कि ये वही जगह है जहाँ पे स्टारडस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है मीहो, उसे फॉलो करो। जोई भी यही पे होता है। वो कहता है, चेयरमैन ली, ऐसा लग रहा है कि मिनसंग क्या करने वाला है ये जानने के हम काफी ज्यादा करीब हैं। एयरपोर्ट के डंजन ब्रेक के समय सारे एसोसिएशन स्टाफ जो आसपास के गेट को मैनेज कर रहे थे, वो सब ने एक ही समय पे अपनी मेमोरीज को लॉस्ट कर दिया। वो सारे हंटर्स, उन्होंने स्टारडस्ट को कंज्यूम किया था। हमने पहले से डिस्कवर कर लिया है कि काफी सारी जगह पे हंटर अजीब बर्ताव कर रहे हैं और उन सब में कॉमन ये है कि उन्होंने भी स्टारडस्ट को कंज्यूम किया हुआ था। अब ऐसे सवाल पैदा करने वाले हालात आ गए हैं। एसोसिएशन स्टारडस्ट को यूज करने पे बैन लगाएगा। चेयरमैन वो अब ली मिनसन के साथ क्या करने का सोच रहे हैं? हमें उसे पकड़ना होगा, साथ में उसे भी जो उसके पीछे है। मेरे हंटर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चुनचल अपने मन में कहता है, सीओयू ने मुझे कहा है कि सुओ सेफली वापस आ गया है। अगर सुओ अपने डैड की तरह ग्रो टाइप का हंटर है, बहुत ज्यादा चांस है कि उसको हंटर सिस्टम मिल गया होगा, जैसे कि उसके डैड ने एक्सपीरियंस किया था। हंटर संग सुओ की हेल्प करने के लिए मैं जो हो सकता है वो करूंगा। यहाँ हम सुओ को देखते हैं, उसने 100 पुशअप कर दिए होते हैं। हम देखते हैं कि उसके हाथ फट गए हैं। एमुटो से कहता है, यंग मोनार्क, क्या आपका हो गया? आपने बस पुशअप्स को ही कंप्लीट किया है। इसीलिए कहती है, यंग मोनार्क, आपके हाथ टूट गए हैं। बीरू बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो एमुटो से कहता है, बेवकूफ मगरमच्छ कहीं के, तूने ये यंग मोनार्क के साथ आखिर किया क्या? इस सब ट्रेनिंग को अभी हम यहीं पे रोक रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सुओ स्टेटस विंडोज को ओपन करता है और हीलिंग पोशंस को परचेस करता है। सुहो पूरे तरीके से रिकवर हो जाता है और वो कहता है, ये बढ़िया है। मैं एक्चुअली ली मिनसन से फाइट करने से पहले स्ट्रॉन्गर होना चाहता था। मेरे बस 3 ही टास्क बाकी है ना? चलो कंटिन्यू
करें। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सुहो को एक नया डेली क्वेस्ट मिल चुका है, जहाँ उसने पुशअप को कंप्लीट कर दिया होता है। आगे वो स्क्वाट्स को कर रहा होता है और हम देखते हैं कि नीचे काफी सारे पोर्शंस भी पड़े हुए हैं। सुहो के स्क्वाट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद वो सिटअप्स कर रहा होता है। साथ में हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ये सब ट्रेनिंग करने के लिए सुहो यहाँ पे ग्रो के साथ फ्यूज हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होकर रखी थी। एमोट अपने मन में कहता है, हाले ही इस ट्रेनिंग को करने के लिए इनको काफी सारे स्किल को यूज करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इस ट्रेनिंग को झेल पाएंगे। यंग मोनार्क बिल्कुल भी हार नहीं मानते और कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। शायद एक दिन ये टारनाक और दूसरे मोनार्क को सरपास कर देंगे। सुहो की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। वो कहता है, अरे यार मेरी बैक। सुहो तुरंत हीलिंग पोशन को परचेस कर लेता है। ग्रो और सुहो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि क्वेस्ट के रिवॉर्ड आ चुके हैं। सुहो कहता है, ये ट्रेनिंग तो भाई एक नर्क है, नर्क। इसे डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स और ट्रेनिंग से मैं इंश्योरेंस स्किल और स्ट्रेंथ को एक से बढ़ा पाया। सुहो की इंश्योरेंस स्किल लेवल 3 पे हो जाती है। उसका फिजिकल डैमेज 40 से 60% हो जाता है। सुहो अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि ज्यादा है या नहीं, लेकिन अगर मैं कम दिक्कत के साथ डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता हूँ तो पक्का मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। सुहो एमुट से कहता है, एमुट कल भी मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए रेडी रहना। ठीक है यंग मोनार्क। आगे सुहो अपने घर में आ जाता है और वो आते ही सो जाता है। बेरू कहता है, जैसे ये घर पे आए तुरंत ही सो गए। यंग मोनार्क आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया। चलो अब यंग मोनार्क सो गए हैं तो मैं आखिरकार थोड़ी सी टीवी देख सकता हूँ। बेरू टीवी को ऑन करता है जहाँ पे न्यूज चल रही थी। हंटर एसोसिएशन ने एयरपोर्ट के डंजन ब्रेक के इंसिडेंट के बाद फील्ड टाइप डंजन के लिए कुछ रेगुलेशन को तैयार करेंगे, ऐसा अनाउंस किया है। फील्ड टाइप डंजन ये गेट के अंदर के डंजन से अलग होते हैं। फील्ड टाइप डंजन में मॉन्स्टर के मैजिक एसेंस क्रिस्टल बार बार मिलते हैं और इसलिए फील्ड टाइप डंजन के पोजीशन के राइट्स प्राइवेट गिल्ड्स को दिए जाते हैं और उससे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं। हालांकि इस इंसिडेंट की वजह से हंटर एसोसिएशन ग्रीम रीपर गिल्ड और दूसरे गिल्ड पे जल्दी से ही कदम उठाने वाली है, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा हाई लेवल के फील्ड टाइप डंजन्स है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी नोटिस ली मिनसंग को मिल गई होती है। ये सब देख के वो कहता है, आखिर ये सब क्या है? हंटर एसोसिएशन का एक एजेंट है ली मिनसंग से कहता है, हंटर ली मिनसंग ग्रीम रीपर गिल्ड के पास काफी ज्यादा फील्ड टाइप के डंजन है। हम उन फील्ड टाइप डंजन को उनके अभी के स्टेट में ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, इससे दुनिया को काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। हंटर एसोसिएशन के अपर मैनेजमेंट ने कहा है कि ग्रीम रीपर गिल्ड को बिलोंग करने वाले बी रैंक के फील्ड टाइप डंजन आज फील्ड को जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए। इसके ऊपर से आधे साल से भी ज्यादा हो गए आपने कोई हंटर वाला काम किया है। अगर आपको आपका हंटर लाइसेंस कंटिन्यू चाहिए तो आपको 5 फील्ड टाइप डंजन की रेड में शामिल होना होगा। ये सब सुन के मिनसंग अपने मन में कहता है, ये पक्का चेयरमैन वो जिनचुल है जिन्होंने मुझ पे शॉट लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा सारी जगहों में से सबसे बड़ी फैक्ट्री 5 फील्ड की तरफ वो जा रहे हैं। मुझे इस प्रोपोजिशन को रिजेक्ट करना ही होगा, भले फिर मैं हंटर एसोसिएशन का दुश्मन ही क्यों ना बन जाऊं। लेकिन तभी लिम टैग्यू कहते हैं, हंटर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। एग्री करने के लिए आपका शुक्रिया गिल्ड मास्टर। बिल्कुल आपको तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये हंटर एसोसिएशन का ऑर्डर है और इसे मानना ही है और उसको तो फॉलो करना ही है। टैग्यू की बातें सुन के मिनसंग अपने मन में कहता है, ये लिम टैग्यू कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये क्यों ओवरसीज के मिशन से इतनी जल्दी वापस आया है। ये साला मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए ही आया है। एजेंट जाते हुए कहता है, हंटर एसोसिएशन 5 फील्ड टाइप डंजन की ओर रेड भेज रही है, प्लीज उनके साथ पार्टी फॉर्म कीजिए। आगे सब एजेंट यहाँ से चले जाते हैं। मिनसंग टैग्यू से कहता है, लिम टैग्यू अब ये तुम क्या करे हो? क्या
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है कि फील्ड टाइप डंजन कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हंटर एसोसिएशन का गोल फील्ड टाइप के डंजन से छुटकारा पाना है? यकीनन उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि तुम सीक्रेटली क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। तुमने बस मेरे वार्निंग को इग्नोर ही नहीं किया। पर क्या तुमने मेरे गैर मौजूदगी में गिल्ड्स के मेंबर को यूज करने की हिम्मत नहीं की है? हाँ मेनसंग, क्या तुम अभी भी ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हारा वही ड्राइवर हूँ जो तुम्हारी गलतियों को साफ करता है? एक रिक्रूटर ने मुझसे कांटेक्ट किया है। उसने कहा है कि कोरिया में एक नया एसरेक हंटर अपीयर हुआ है। मैं हंटर एसोसिएशन को विजिट करने के लिए चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम रेड में जाने की तैयारी करो। मेनसंग, शायद तुम अभी भी चीजों को सही कर सकते हो, बस अपना बेस्ट करना। इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। इतना कहने के बाद टाइगू भी यहाँ से चला जाता है। मेनसंग बहुत ही ज्यादा रेंज में होता है। वो अपने मन में कहता है एक और यस रैंक का हंटर। सारे के सारे कमीने यस रैंक होके लकी बन रहे हैं। वो एलियन का बच्चा कब ग्रो होगा? वो फिर से फ्रैगमेंट कब आएगा? जल्दी से मेरे लिए उस टाइगू को खत्म कर दो। तभी मेनसंग की मोबाइल पे नए एस रैंक हंटर की फोटो उसे कोई भेजता है और ये कोई और नहीं वही फ्रैगमेंट होता है। मेनसंग उसे पहचान जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है अरे ये तो वही है, पक्का ये कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है। आगे हमें हंटर एसोसिएशन में दिखाया जाता है। चाहे नए इस रैंक हंटर को देखने के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। चोई जोंग इसके पास आ जाता है और इसे कहता है हंटर पार्क डोजिन, नए इस रैंक हंटर बनने के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। क्या हम पहले भी कहीं पे मिले हैं? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आपको कहीं तो देखा है। नहीं, हम पहले कभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में पता है। अच्छा माफ कर देना, मैंने आपको कोई और ही समझा। चलो ये सब बातें छोड़ो, क्या आप हंटर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पसंद करेंगे? आपके प्रपोजल के लिए थैंक्स, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी गिल्ड है जिनके साथ मैं साइन करना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। हम देखते कि भाई टाइगू यहाँ पे आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये किसी और के साथ नहीं बल्कि ग्रीम रिपर गिल्ड यानी टाइगू के गिल्ड में साइन इन करना चाहता है। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद पाजी फील्ड डंजन में दिखाया जाता है, जहाँ हम व्हाइट टाइगर गिल्ड की ए रैंक हंटर बाइक मीहो को देखते हैं। मीहो मेनसंग से कहती है मैं यहाँ पे हंटर एसोसिएशन के रिक्वेस्ट पे पाजी फील्ड की रेड में ज्वाइन होने के लिए आई हूँ। मेरा नाम है बाइक मीहो और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड से हूँ। मेरा नाम मेनसंग है। लगता है फील्ड टाइप डंजन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा काम बन गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो नेचुरल हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। मीहो अपने मन में कहती है वाह, शायद एवी ऐसा गुड एक्टर नहीं था। इसकी पूरे तरीके से लगी पड़ी है, अंदर से इसकी पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है, लेकिन फिर भी बाहर से बहुत ही ज्यादा काइंड होने का एक्ट कर रहा है। खैर वैसे भी पाजी फील्ड टाइप डंजन में जो कुछ भी हो रहा है आज वो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा ये नकाब उतारूंगी। लेकिन इसके ऊपर से और एक अजीब चीज हो गई है। ये नया इस रैंक का हंटर पार्क डोजिन जो ग्रीम रिपर गिल्ड में ज्वाइन हुआ है वो भी पार्टी में शामिल हो चुका है। पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम इस पार्टी के माइनिंग टीम को देखते हैं, जहाँ इनका लीडर सभी को पिकैक्स उठाने को कह रहा होता है। और यहाँ पे हम क्लियरली सुहो को भी देखते हैं जो कि इस पार्टी के ही माइनिंग टीम में ज्वाइन हुआ है। तो यही था यार चैप्टर में, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा है तो भाई फटाक से लाइक बटन दब जाना चाहिए। 2000 लोंडे दिख जानी चाहिए मुझे, उधर नहीं दिख रहे आजकल। मजाक करो ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नए हो तो कर दो यार, चैनल को कर दो सब्सक्राइब ठीक है।